हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद कहें, माओवाद कहें, नक्सलवाद कहें, तीनों एक ही है, एक ही आंसर लिखना है। क्या होता है वामपंथी उग्रवाद? वामपंथी उग्रवाद जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में जो पुलिस होती हैं, जो सेना वहाँ पे तैनात होती है, या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका अपहरण, हत्या, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद का उदाहरण है। ये अपने जो सरकार के प्रति आक्रोश है उसको दिखाने के लिए हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं और इसको ये सही ठहराते हैं। इनको अपनी मांगे जो पूरी करवानी होती हैं तो क्या करेंगे? किडनैपिंग, मर्डर, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक्चुअली में इनका जो विरोध होता है वो सरकार के खिलाफ होता है, सरकार की नीतियों गतिविधियों के खिलाफ होता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे वामपंथी उग्रवाद है, ये लोग कौन है? ये लोग जनजातीय लोग हैं, है ना। यहाँ पे वनों की संख्या बहुत अधिक है, जनजातीय लोग हैं। और यहाँ पे देखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इलाकों में खनन गतिविधियाँ बहुत होती हैं। तो क्या होता है कि जो इनके हित हैं वो प्रभावित होते हैं, इनके वन चले जाते हैं, ज़मीनें चली जाती हैं। इनको लगता है कि इनकी संस्कृति को खतरा है, कि मतलब इनकी संस्कृति इस प्रकार से नष्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं? ये हिंसक होकर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं। वामपंथी उग्रवादी संगठन वे संगठन होते हैं जो हिंसक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इनका विरोध लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ होता है। ये इन संस्थाओं को नष्ट करने एवं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने, और जो नियम कानून बनाने वाले राजनेता हैं या फिर जो सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी हैं, टीचर हैं, कोई भी अगर उस इलाके में है सरकारी कर्मचारी, तो उसका अहित करके ये अपनी मांगों को पूरा कराने में विश्वास रखते हैं। तो अब इसके कारण देख लेते हैं, वामपंथी उग्रवाद का क्या कारण है। जो वामपंथी उग्रवाद का या किसी भी चीज़ का सबसे बेसिक कारण क्या होता है? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, धन की कमी, जागरूकता की कमी। ये सब क्या है? ये सब कारण है उग्रवाद के। विकास की कमी है यहाँ पर, है ना। आदिवासी क्षेत्रों का मुख्यधारा से अलगाव। ये सब आदिवासी क्षेत्र हैं, मुख्यधारा से मिल नहीं पाए हैं और मिलना भी नहीं चाहते। ये अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। प्रशासनिक मशीनरी का कुप्रबंधन, है ना। जो नीतियां हैं, जैसे कोई नीति इन इलाकों के लिए लागू भी की जाती है, बनाई जाती है, तो जो प्रशासनिक मशीनरी इतनी कमज़ोर है कि यहाँ पे सही से लागू भी नहीं करती है। जैसे शिक्षा संबंधी नीतियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, NVS, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की जो टीचर हैं वो अपने कार्यों को सही से नहीं कर रहे हैं। सरकारी नीतियों का लाभ ना पहुँचना। सरकारी नीतियों का लाभ, सरकार जैसे इनकी गरीबी उन्मूलन के लिए कोई नीति बनाती है, इनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई नीति बनाती है, तो क्या होता है? उसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। पिछड़ेपन या कुंठा की भावना और अशिक्षा। इनमें कैसी भावना है? पिछड़ेपन की। एक अलग भावना है कि जो समाज का जो एक वर्ग है उनसे हम अलग हैं, है ना। वो इनका अपने में ही मानना है कि वो वर्ग जो है हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखता है, हमें अलग होकर ही रहना चाहिए। इसलिए अगर कोई हस्तक्षेप करने की भी कोशिश करता है तो क्या होता है? ये हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं? जो क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? लाल गरियारा। यहाँ पर है लाल गरियारा, जो नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बिहार से लेकर जो तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है। मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी भागों का वह क्षेत्र जो वामपंथी उग्रवाद से गठित है। मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भाग का क्षेत्र जो है वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित है। ये सबसे गरीब जिले आते हैं। यहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो कैसी है? वो आदिवासी हैं। यह गरियारा नेपाल की भारतीय सीमा से शुरू होकर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ पे कम होना चाहिए, साक्षरता दर भी काफ़ी कम है। अब इनकी कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार कार्य करते हैं?
पहले तो सशस्त्र हिंसा करेंगे, किसके खिलाफ? सरकारी कर्मचारी, संस्थाओं, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ ये सशस्त्र हिंसा करते हैं। हत्या का सहारा लेते हैं, अपहरण, जबरन वसूली आदि का कार्य करते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, मतलब मान लो सरकार ने वहाँ पे स्कूल खोला या कोई और ढांचा बनाया, जैसे कौशल विकास केंद्र बनाया, तो क्या करेंगे? उसको नष्ट करने का काम करेंगे। निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्या, कई स्थानों पर कर वसूलने का भी कार्य करते हैं। वामपंथी उग्रवाद का एक प्रमुख कारण और भी है। जो वामपंथी उग्रवाद है वो विदेशों से द्वारा फंडित या प्रेरित भी है ना। कुछ अराजक तत्व जो हैं देश के अंदर ऐसे हैं जो बाहर से फंडिंग लेकर इन लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाते हैं, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, पैसों की कमी है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? इनको कुछ धन देकर और शस्त्र देकर इनको हिंसा के लिए उकसाते हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, तो इनको उकसाते हैं। ये जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे चीन या पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। मुख्यतः जो वामपंथी उग्रवाद है वो भारत में चीन द्वारा फंडित है। चीन जो है आधुनिक उपकरण, पैसे आदि प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे देश में आंतरिक अशांति बनी रहे। निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं वो देख लेते हैं। डी बंदोपाध्याय समिति कब बनी? 2006 में। नक्सलवाद के प्रसार के मुख्य कारण के रूप में आदिवासियों के खिलाफ शासन की कमी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव को उजागर किया। समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए आदिवासी अनुकूल भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास की सिफारिश की। समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया? आदिवासी अनुकूल भूमि अधिग्रहण, मतलब जो सरकार खनन के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए जो भूमि का अधिग्रहण है वो किस प्रकार करे? आदिवासी अनुकूल भूमि अधिग्रहण पुनर्विकास की सिफारिश की। अवसंरचना विकास, आदिवासी क्षेत्रों में सड़क या पुलों का निर्माण, जिससे क्या हो? जो आम जनजीवन है, जो आम जनता है, उनसे उनकी कनेक्टिविटी हो पाए, वो उन जंगलों से निकलकर ये जो आज की दुनिया है इसको भी देखें और समझें। सड़कों एवं पुल का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अधिक रोजगार के लिए बुनियादी सुविधाएं। ऑपरेशन समाधान है ना, ये 2015 में शुरू किया गया था वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए। ग्रे हाउंड पुलिस, जब आंध्र प्रदेश में जो ग्रे हाउंड पुलिस है, आंध्र प्रदेश में जब वामपंथी आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वामपंथी जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वामपंथी विरोधी पुलिस बल का गठन किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? ग्रे हाउंड पुलिस। सलवा छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण लोग थे उनके द्वारा ही यह शुरू किया गया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ये नक्सलवादी गतिविधियों से, तो यह उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या नाम है? सलवा जुडूम। ऑपरेशन ग्रे हंट, इसे 2005 में सरकार ने शुरू किया। रेड कॉरिडोर के 5 जिलों में शुरू किया, जो सबसे प्रभावित नक्सलवादी जिले थे वहाँ पर 2009 में शुरू किया। आत्मसमर्पण की नीति, सरकार सबसे ज़्यादा इसी नीति पर ध्यान देती है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जिसको ब्रेन वॉश कहा जाता है, ब्रेन वॉश किया गया है उनके अंदर शिक्षा की कमी है, इस वजह से बहकावे में हैं वो अराजक तत्वों के, इसलिए आत्मसमर्पण नीति अपनाई गई। कठोरात्मक नीति से अच्छा है समन्वयकारी नीति को अपनाना। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, अपने हथियार रखता है, तो क्या किया जाएगा? उसे इनाम दिया जाएगा, रोजगार के लिए कृषि भूमि दी जाएगी, अन्य रोजगार दिए जाएंगे, है ना, सरकारी भत्ता दिया जाएगा, जिससे और लोग भी प्रोत्साहित हों आत्मसमर्पण करने के प्रति, जिससे उनको लगे कि अगर हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, हमारे परिवार पे कोई खतरा नहीं होगा। तो ये था वामपंथी उग्रवाद। तो आशा है कि समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।